क्या होती है बला। दोस्तों, आपने ये शब्द का इस्तेमाल कई बार किया होगा, लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होगा। 99% लोग ऐसे हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें इस शब्द का असली मतलब पता ही नहीं होता। आपने कई मुहावरे सुने होंगे, कई लाइंस सुनी होंगी जिसमें इस बला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, ये कैसी बला मेरे पीछे पड़ गई है, ये क्या बला है, या वो बला की खूबसूरत थी। ये शब्द हम काफी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिर बला शब्द का मतलब क्या है? ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे आखिर बला क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है, और क्या वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती। इसी के साथ मैं आपके लिए ऐसी बला की डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बला, ये शब्द का इस्तेमाल हम कई बार करते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें पता नहीं होता। इसका कारण है कि इसके मतलब को जानने की हम कोशिश करते भी नहीं। हम भूत प्रेत की कई कहानियां सुनते हैं और हमें लगता है भूत प्रेत एक ही तरह के होते हैं। जैसे भूत लोगों को डराते हैं, प्रेत भी लोगों को डराते हैं, जो कि किसी की प्रेत आत्मा होती है। और ये बला भी आपको लग रहा होगा कोई ऐसी ही चीज होगी, किसी की भटकती हुई आत्मा होगी जो किसी से चिपक जाती है, फिर उसे डराती है, उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बला कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है। किसी जीवित इंसान के मरने के बाद कोई बला नहीं बनती, बल्कि बला हमारी धरती पर पहले से मौजूद एक तरह के जीव हैं जो हमें नजर नहीं आते और उनका कोई स्वरूप नहीं होता। भूत प्रेत और पिशाच कई ऐसे जीव हैं जो हमें डराते हैं। हमारे सामने आ जाए तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, लेकिन अगर किसी इंसान के सामने कोई बला आ भी जाए तो वो कभी भी उसे देख नहीं सकेगा। लेकिन बला जब किसी इंसानी शरीर के साथ जुड़ जाती है, उसके बाद इंसान को एहसास होने लगता है आखिर उसके साथ क्या नया हुआ है, उसमें क्या बदलाव हो चुके हैं। भले ही वो बहुत समय तक खुद समझ ना पाए, लेकिन आसपास रहने वाले लोग समझ जाते हैं। अब भूत प्रेत की कुछ खास शक्तियां होती हैं। जैसे किसी घर पर किसी प्रेत का साया हो तो पहले सामान हिलता है या उसे कई अजीब दृश्य नजर आते हैं। घर के सामान का गिरना, आवाज़ों का होना, उसे डराने की कोशिश करना, वहाँ से भगाने की कोशिश करना, ये भूत प्रेत करते हैं। जबकि पिशाच और अन्य जो जीव हैं, जो प्रेत आत्माएं नहीं हैं, वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, खून पीने की कोशिश करती हैं, मारने की कोशिश करती हैं, जैसे जंगली जानवर कर सकते हैं। अगर जंगली जानवर डर जाएं तो इंसानों को मार भी सकते हैं। लेकिन ये जो बला है, ये एक ऐसी तरह का जीव है जो इंसान को डराना नहीं चाहता, ना मारना चाहता है, बल्कि इंसानी शरीर से चिपक कर उसका फायदा उठाना चाहता है। जैसे कोई जीव हो जिसे शरीर चाहिए होता है, बला के पास कोई शरीर नहीं होता, उसे इंसानी शरीर चाहिए होता है। बिल्कुल प्रेत की तरह किसी के शरीर पर प्रेत का साया आ जाता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेत के साये के बाद पागल हो जाते हैं। लेकिन प्रेत के साये से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एक बला का साया। बला जब किसी शरीर से जुड़ जाती है तो ऐसे ऐसे काम उससे करवाने लगती है कि वो समझ नहीं पाता। इसीलिए ये मुहावरा बना है कि ये कैसी बला है, क्योंकि वो किसी की समझ में नहीं आता। और मैं अब बला की पूरी डिटेल्स बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इस कहानी को सुनते सुनते आप खुद समझ जाएंगे कि बला हमारे शरीर के साथ कैसे फेरबदल करने की कोशिश करती है और हमें इससे कैसे बचना है। अगर किसी के शरीर पर कोई बला आ जाती है तो वो कैसा कैसा अनुभव करने लगता है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बला है। और बला से निपटारा कैसे पाना है, इस वीडियो में आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अब सीधा बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो ये कहानी हमें भेजी है सतेंद्र जी ने। ये कहानी 1992 की है। इस समय उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन 1992 में उनके साथ ये घटना घटी थी और अब उन्होंने ये हमें लिख भेजी है। लगभग 1992 में उनके जो दादाजी थे, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनके दादाजी ने उन्हें कई बार बताया था कि पंजाब के एक गांव में उनकी ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पर उनकी एक हवेली हुआ करती थी। लेकिन बंटवारे के समय वो वहाँ छोड़कर इस तरफ आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो सरहद है ना भारत और पाकिस्तान की बनने वाली है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दंगे हो सकते हैं। तो वो उस जगह को छोड़कर हरियाणा के एक नए इलाके में आ गए थे। उनके पास पैसे ठीक ठाक थे, तो उन्हें लगा वो ज़मीन छोड़ने से उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने नई ज़मीनें ले ली थी
उनका यहाँ कारोबार चलने लगा था। यहाँ पर उन्होंने कई सारे जानवरों को रखा था, वो भैंसों का, गाय का दूध यहीं पर बेचने लगे थे। उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वहां जाकर उस जमीन को देखा जाए या उसे बेचा जाए। वो सोच रहे थे उस जमीन का कौन सा ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। धीरे धीरे वो इसे भूलते गए। लेकिन 1992 में जब सत्येंद्र के दादाजी काफी ज्यादा बीमार हो चुके थे, उन्हें कहानियां बताना शुरू की थी जो उनके पिता ने उन्हें नहीं बताई थी। सत्येंद्र ने अपने दादाजी से सुना कि उनकी एक जमीन मौजूद है, वो भी फिरोजपुर के इलाके में, और वहां के एक छोटे से गांव में उनकी हवेली बनी हुई है। आसपास कई घर हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे खेत हुआ करते थे। उनके दादाजी बताने लगे कि हम ऐसे रात के वक्त तक वहां पर खेला करते थे, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कभी भी हम कहीं भी किसी के घर में चले जाते वहां खाना खाकर आते थे, कोई मना नहीं करता था। अब दादाजी की बातें सुनते सुनते सत्येंद्र काफ़ी ज़्यादा आंखें नम करने लगा था, क्योंकि उसके दादाजी की जो सेहत थी बहुत ज़्यादा खराब थी, वो चल नहीं सकते थे। इसीलिए वो याद कर रहे थे अपने बचपन को, अपने बचपन की यादें सत्येंद्र को सुनाते जा रहे थे। और सत्येंद्र अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो बातें सुन सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होते गए। 3-4 दिन बाद उनके दादाजी की मौत हो गई थी और उसके बाद सत्येंद्र दोबारा अपने काम पर लग गया था। लेकिन बार बार अपने दादाजी के बातों को याद करते हुए उसका मन कर रहा था कि मैं उस जगह पर जाकर आऊं, आखिर उस हवेली को देख कर तो आऊं। उसके दादाजी ने अच्छे से बता दिया था पूरा एड्रेस, और उसके जो पिता थे उन्हें भी पता था, क्योंकि दादाजी कई बार उसके पिता को भी ये कहानियां सुना चुके थे। लेकिन पिता का कभी मन नहीं किया वहां जाने का। सारा काम काज का जो बोझ था उसके पिता के कंधों पर था, और जो सत्येंद्र थे वो कुछ समय निकाल लिया करते थे मौज मस्ती करने के लिए। उनके पास ठीक ठाक पैसे थे। अब उनके आसपास जितने भी गांव थे वहां किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सत्येंद्र, उनके घर में वो गाड़ी थी एम्बेसडर, वो पुराने वाली कैप्सूल जैसी। अब इसके बाद जो सत्येंद्र था उसे लगा कि मैं वो हवेली को देख कर क्यों नहीं आऊँ, वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दादाजी की बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 40 से 45 साल पुरानी बातें याद आ जाएंगी तो बहुत अच्छा महसूस होगा। तो सत्येंद्र ने अपने 2 दोस्तों को लिया और उसके बाद वो उसी जगह चला गया। उसे एड्रेस अच्छे तरह से याद था और अभी भी उन शहरों का, उन गाँवों का नाम नहीं बदला था। तो आराम से वो गाड़ी चलाते हुए वहाँ पर पहुँच गए। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस समय सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटी सड़कें, रास्ते में कई बैलगाड़ियाँ आई हुई थी, कई जगह सड़कें कच्ची थी, वहाँ से गाड़ियाँ निकालने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन किसी तरह से लंबा सफ़र करके वो फिरोजपुर के उस इलाके में पहुँच गए जहाँ पर वो हवेली थी। अब सत्येंद्र एक एक करके पूछता गया, जैसे उसके दादाजी ने बताया था ना, यहाँ पर ऐसे गांव होंगे, ऐसे घर होंगे, आसपास खेत होंगे, वैसा कुछ नहीं मिला था। यहाँ कई नए घर बन गए थे, पुराने तोड़ दिए गए थे। अब पुरानी जो हवेलियाँ थी, कई जो बंटवारे के पहले की थी वो तोड़ी जा चुकी थी। इस तरह सत्येंद्र पूछते पूछते शाम के 6-7 बजे उस जगह पहुँच गए जहाँ उनकी हवेली हुआ करती थी। अब भी उनकी हवेली तो मौजूद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में। वो पुरानी पतली वाली ईंटों की ये बड़ी हवेली थी। अब 2 मंजिला हवेली थी, ऊपर वाली मंजिल तो टूट चुकी थी, जो ईंटें थी वो बीच में गिरी थी, अब बीच में मिट्टी भर चुकी थी। इसी के सहारे जो नीचे वाली दीवारें थी वो अंदर की तरफ गिरी नहीं, पीछे जो मिट्टी और ईंटें फंस चुकी थी उस कारण वो ऐसे ही खड़ी रही, जैसे कोई खंडहर बन चुका था पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। अब किसी ने उस हवेली को हड़पा भी नहीं था, अब उसे तोड़ना पड़ता, कोई ऐसा कर नहीं रहा था। आसपास कई घर बने हुए, पूछते पूछते वहां पर तो पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ये वो हवेली हुआ करती थी। जैसे ही सत्येंद्र ने वो हवेली की तरफ देखा, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो चाहता था कि उस हवेली के मैं अंदर जाकर देखूं, लेकिन हालत ऐसी थी कि दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। दरवाजे के पीछे ईंटें मिट्टी भरी पड़ी थी, खोला ही नहीं जा सकता था। ऊपर चढ़ते कहीं कोई दीवार गिर जाती तो वो भी अपने दादाजी के पास पहुंच जाता, ऐसा वो करना नहीं चाहता था। जो बड़ी हवेली थी ना, उसके एक तरफ मिट्टी की ढेरी बनी हुई थी, पास में भी कुछ घर होंगे जो ढह चुके होंगे, अब उसकी भी ढेरी सी बन गई थी। इसके सहारे वो थोड़ा चढ़कर ऊपर से अंदर भी देख सकता था कि अंदर कितने कमरे होंगे। हवेली तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। एक जगह पर जैसे दीवार, इधर बड़ी दीवार, इधर बड़ी दीवार, इधर काफ़ी छोटी दीवार थी, वहाँ चढ़कर अंदर देखा जा सकता था। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके पास वो टॉर्च थी बैटरी वाली, उसके सहारे वो देख रहा। अब यहाँ वो रुकने वाला नहीं था इस गांव में। ये एक छोटा सा गांव था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता। गांव वाले अच्छे थे, वो खिलाते, लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकता था। अब उसके दोस्त भी कह रहे थे पंजाब में कहीं और घूमेंगे, कई और शहर हैं वहाँ घूम कर आना है, बहुत समय से हमने सोचा हुआ था, अब गाड़ी लेकर इधर आए हैं तो वहाँ ज़रूर घूमेंगे, यहाँ नहीं रुकने वाले, ये गाँव खास नहीं लगता। उसके दोस्तों के लिए खास नहीं था, सत्येंद्र के लिए तो खास था।
अब वो देख रहा कि मेरे दादाजी कहा करते थे यहाँ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे झूला बनाया हुआ था, झूला लिया करते थे बचपन में। ऐसे यहाँ पेड़ था, वहाँ कुछ जो पुराने पेड़ थे, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, वैसे के वैसे जैसे उसके दादाजी ने बताए थे। कई जगह घर बन गए थे, कई जगह वो ज़मीन जो खेलने के लिए थी वहाँ पर खेत बना दिए गए थे। लेकिन उस हवेली को अंदर से देखने के लिए जैसे ही सतेंद्र ऊपर चढ़ा, अब ऊपर चढ़ते ही वो नीचे की तरफ देखने लगा। उसने देखा यहाँ बाहर से ढेरी बनी हुई, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईंटें मिट्टी थी। अब उसने पैर रख के देखा तो अंदर जाया जा सकता था। उसके दोस्त कहने लगे हम तो अंदर जाने वाले नहीं। अब कुछ लोग वहाँ पर थे, वो भी कह रहे थे यहाँ अंदर मत जाइए, बहुत पुरानी हवेली है, ऐसी जगह पर भूत प्रेत होते हैं। सतेंद्र इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो थोड़ा अंदर गया, लाइट मारकर देखने लगा। कई दीवारों पर हाथ लगाता, ईंटें गिरने लगती। पुरानी पतली वाली ईंटें बारिश के कारण गल चुकी थी, और पहले जो दीवारें हुआ करती थी वो मिट्टी से जोड़ी जाती थी, सीमेंट से नहीं, इसीलिए वो कमज़ोर थी। बारिश बहुत ज़्यादा होती ना, मिट्टी बीच से निकल जाती, ईंटों के ऊपर ईंटें बस टिकी हुई होती, हाथ लगाओ तो ऊपर आ सकती हैं। इस तरह एक दो कमरों में सतेंद्र घूमा, उसके बाद वो बाहर आ गया। मन को तसल्ली हो गई थी, उसकी यादें ताज़ा हो गई थी, कैसे दादाजी यहाँ पर रहते होंगे। गाड़ी में बैठे, अब सतेंद्र गाड़ी चला रहा था। उसके बाद वहाँ से वो निकले। अब 3-4 घंटे उन्होंने और ड्राइव किया था। उसके बाद वो पहुँच गए एक पास वाले शहर में। अब उस शहर में पहुँचकर वहाँ जो सतेंद्र था उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी। उन्होंने सोचा था कि 2 दिन यहाँ पर बिताएंगे। एक सतेंद्र को ड्राइविंग आती थी, एक उसके दोस्त को आती थी। अब जो तीसरा दोस्त था उसे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी, उसे तो भाई साइकिल का बैलेंस बनाना भी नहीं आता था। साथ ज़रूर ले आए थे, वो किसी काम का नहीं था गाड़ी के मामले में। अब सतेंद्र की सेहत ख़राब सी हो गई थी। उसने कहा था यार कल सुबह तू गाड़ी चलाना, अपने दोस्त को कहा। उसने कहा ठीक है यार मैं चला लूँगा, वैसे भी मैं तेरी गाड़ी चलाना कब से चाहता हूँ, तूने मुझे जब ये गाड़ी सिखाई थी तब से मैं चाहता हूँ ये गाड़ी चलाना। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, सतेंद्र अच्छे काम ये करते थे। इस तरह वो रात उन्होंने वहाँ एक धर्मशाला सी थी, खाली सी जगह, ठीक है, वहाँ हॉल में वहाँ नीचे चटाई बिछाकर उन्हें रहने के लिए मिला, वहाँ पर वो रहे थे। अगले दिन वो वहाँ घूमना तो चाहते थे। सतेंद्र की सेहत बहुत ज़्यादा खराब। अब सतेंद्र अजीब सी चीज़ें करने लगा था। सुबह उठते ही जो बाकी दोस्त थे वो सुबह सुबह नहाया करते थे, नहाकर ही वो बाहर निकला करते थे। बिना नहाए उन्हें ऐसे लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा गंदे हों, सालों से ना नहाए हों, अगर एक दिन भी ना नहाए ऐसा लगता था उन्हें। जो सतेंद्र था उसका कहना था मैं नहीं नहाने वाला, आज मुझे बहुत बुखार है, मैं नहीं नहाने वाला। उसके दोस्त कहते रहे नहा ले यार नहा ले, घूमने जाएंगे ना, वहाँ बस स्टैंड घूमेंगे, आगे घूमेंगे, यहाँ कॉलेज होंगे, वहाँ घूम के आएंगे, देखेंगे तो सही यहाँ का माहौल कैसा है। लेकिन जो सतेंद्र था वो ना तो नहाना चाहता था ना कपड़े बदलना चाहता था। उसके जो कपड़े थे कल के थोड़े गंदे हो गए थे, अब मिट्टी पर चढ़ा था, बेल बॉटम वाली खुली वाली पैंट पहनी हुई थी, फिर भी वो पैंट को बदलना नहीं चाहता था, नीचे मिट्टी से गंदी भी हो चुकी थी। अब दोस्त कहते रहे बदल ले यार, वहाँ कॉलेज देख कर आना है, कई और जगह जाना है, लड़कियां भी होंगी, भाई बेइज्जती क्यों करवा रहा है। सतेंद्र माना ही नहीं बात। ऐसे ही कल वाले वो कपड़े जिसे डालकर वो सोया था, उसका कहना था सेहत खराब है, वही डालकर वो गाड़ी में बैठा। गाड़ी वो चला नहीं रहा था, वो तो खिड़की खोल कर बाहर झांके जा रहा। अब उसका दोस्त गाड़ी चला रहा। उसके दोस्त को भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, सतेंद्र अच्छे से चलाता था, उसका दोस्त बस टाइम पास के लिए चला लेता था, कहीं फंस गई धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ते जाओ ऐसा कर लेता था। इस तरह चलाते चलाते वो कॉलेज के एक तरफ गए, वहाँ कुछ देर गाड़ी खड़ी की, वहाँ कोई नान भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस थे, वहाँ नान भटूरे खाए। कुछ लोगों से पूछा यहाँ जाने का रास्ता कहाँ है, ये जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है, ये कुछ चीज़ें पूछी। वो पूरा दिन घूमना चाहते थे, जो सतेंद्र था उसे घूमने का मन नहीं। सतेंद्र गाड़ी में बैठा बस बाहर देखे जा रहा और एक टक लगाकर, किसी लड़की की तरफ नहीं, बेवजह जगह जैसे एक खंबा हो उस जगह देखे जा रहा। वहाँ पब्लिक शौचालय बना हुआ था उस तरफ देखे जा रहा। अब एक टक लगाकर जहाँ खड़ा हो जाता वहीं देखने लगता। उसके 2 दोस्त कहते जा रहे थे चल यार बाहर घूम के आते हैं। वो घूम नहीं रहा था, बस खाने के लिए निकलता, वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता, दोस्तों को कहता तुम जाओ। अब वो दिन ऐसे निकला था। वो शाम तक उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि यार दिन इसने बर्बाद कर दिया, ज़्यादा घूमना था, गाड़ी इसकी है, हम घुमाते रहते तो बुरा लगता। शाम के वक्त वो वापस उसी जगह आए। अगले दिन उन्हें वापस अपने शहर जाना था। रात को थोड़ी बहसबाजी करने लगे, यार ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ऐसे वैसे। वो रात इस तरह झगड़ कर उन्होंने गुजारी। अब उसका अगले दिन 5 बजे, यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो 5 बजे उठकर सबसे पहले सतेंद्र नहाकर बाहर निकला। उसके दोस्त खुश,
शुक्र है आज तो नहाया। अब बाहर निकला लंगोट पहना हुआ और कह रहा मुझे धोती पहननी है, मैं धोती पहनूंगा। उसके दोस्त कह रहे पागल हो गया है, अब धोती पहनेगा, मॉडर्न ज़माना है, बेल बॉटम पैंट पहन, ये खुली वाली लॉन्ग शर्ट पहन, कितना अच्छा लगेगा यार, तू धोती पहनेगा, धोती तो बुजुर्ग पहनते हैं ना। उसने कहा नहीं, मैं तो धोती पहनूंगा। वो अड़ गया। अब उसके दोस्त मान नहीं रहे, अब उनके पास कुछ नहीं था। उसका दोस्त अड़ा हुआ, वहाँ पर बाजार मौजूद नहीं था जहाँ से कपड़े लाए जा सकें। उसने पता है क्या किया, वापस जाने के लिए कपड़े उतारे, ऊपर तो कुछ नहीं पहना था, लंगोट के ऊपर उनके पास एक तौलिया था बड़ा वाला। अब बड़े वाले तौलियों को लपेट लिया, इस तरह उसने उसकी धोती बनाई, वो पहनकर वो गाड़ी चला रहा। अब उसके दोस्त सोच रहे अबे ये सब कर रहा है, रास्ते में कोई पुलिस वाला मिल गया या किसी की सटकी हुई, हमें तो पकड़ लेंगे ना। अब हरियाणा वापस पहुंचेंगे या नहीं, इसकी ऐसी हरकतों के कारण यहाँ से पिट कर ना जाएं हम। अब लोग कहेंगे नंगा घूम रहा है, अब पीटेंगे यहाँ पर, क्या पता यहाँ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हों पंजाब के। उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल थी, पूरे रास्ते में उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब वो वापस पहुँचे उसके बाद दोनों दोस्त झगड़ पड़े कि पागल है तूने फंसाना था हमें। इसके बाद दोनों दोस्त अपने घर, जो सतेंद्र था अपने घर आ गया। अब सतेंद्र की जो माँ थी वो पूछ रही तू ये तौलिया बांध कर क्यों घूम रहा है, ऊपर कुछ पहन ले, शर्ट पहन ले, बनियान पहन ले, कुछ तो पहन। वो कह रहा नहीं, धोती पहनूंगा, पहले लोग धोती पहना करते थे, मैं वैसे ही हवा में रहना चाहता हूँ। उसने अपने पिता से झगड़ा किया था, माँ से झगड़ा किया। अब इस तरह पूरा दिन गुजारा और अगला दिन वो पागल हो गया था। जैसे उसका कहना था मुझे सूट सलवार पहनना है, वो अफ़गानी मर्दों वाला सूट सलवार नहीं, लड़कियों वाला, जिस पर जैसे कढ़ाई का काम किया गया हो, फूल बने हुए हों। उसका कहना था मुझे वो सूट पहनना है। अब उसकी माँ कह रही तू पागल तो नहीं हो गया, मजाक कर रहा है ना। उसने कहा मजाक नहीं, मुझे कोई सूट चाहिए, मुझे सिलवा कर दो। मेरे लिए कोई सूट नहीं सिलवाया। अब वो इतना ज़्यादा झगड़ने लगा, उसके पिता भी समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपनी माँ के वो टाइट वाले वो सूट सलवार उसने एक पहना, उसके बाद वो बाहर आया। उसके पिता हंस रहे, बाल उसने लड़कियों की तरह एक तरफ चिपका कर रखे हुए। वो कहने लगा मेरे बाल क्यों कटवाए आपने, मुझे लंबे बाल रखने थे, आपने बाल कटवा दिए। वो इन बातों पर झगड़ा कर रहा जैसे कोई लड़की हो। अब उसकी माँ समझ रही थी कि इस पर किसी भूत का साया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस पर। इसके बाद उसके पिता कह रहे नहीं, भूत का साया नहीं है, इस पर किसी लड़की का साया है, इसका चक्कर किसी लड़की से चल रहा है और लड़की ने कहा है ये सूट सलवार अच्छे होते हैं, ये उसके प्यार में पागल होकर ये सूट सलवार पहन रहा है। अब पिता ने कहा इसे मैं ठीक कर दूंगा। इसके पिता एक हॉकी लेकर आए, कमरे में लेकर गए और उसकी जो कुटाई की उसके पिता ने, काफ़ी पीटा। उसके बाद वो रो रहा। जैसे ही उसके पिता बाहर आए, वो मर्दों की तरह नहीं औरतों की तरह रो रहा था, नीचे लेटा हुआ। उसके बाद आंसू पहुँच रहा, लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा। उसकी माँ कह रही थी कुछ गड़बड़ है, ये ऐसी हरकतें नहीं करता आज जैसी कर रहा है। इसके बाद माँ का कहना था इसे झाड़ फूक के लिए लेकर जाओ। पिता का कहना था नहीं, झाड़ फूक मैं कर दूंगा, बस एक बार और मेरे हत्थे चढ़ जाए, झाड़ फूक अच्छे से होगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा है, इसका दिमाग हिल गया है। दादाजी के देहांत के बाद इसका सच में दिमाग हिल गया है। ये कह रहा था गाँव जाकर आना है, जब से गाँव से आया है कैसी हरकतें कर रहा है। पूरा दिन सूट सलवार पहनकर घूमा था घर में। अब पीछे उन्होंने कई वो भैंसें गाय रखी हुई थी, कई लोग आया करते थे गाय भैंस का दूध लेने के लिए। इन्होंने एक डेयरी खोली हुई थी, एक मिठाई की दुकान भी इनकी थी, एक बड़े शहर में मिठाई की दुकान भी थी जहाँ पर इसके पिता बैठा करते थे। अब इस तरह वो सूट सलवार पहने देख लोग हंसते जा रहे कि ये कर क्या रहा है, ये तो लड़की बन गया। और इस तरह उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। अब माँ ने भी पीटने की कोशिश की, लेकिन माँ की ममता जाग गई, ज़्यादा पीटा नहीं। उसके अगले दिन, उसका अगला दिन और भी ज़्यादा अजीब था। वो ज़मीन पर लौटने लगा था और कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। अब उसकी माँ को लगा ये वो बीमारी तो नहीं जो कुत्ते काट लेते हैं, मुंह से झाग निकलती है, ऐसे वो बीमारी हो गई है। कल से लग रहा था दिमाग खराब है, आज तो कुत्ते की तरह भौंक रहा। और सुबह उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो कहने लगे झाड़ फूक करनी होगी इसकी। जो हॉकी लेकर उसकी पिटाई की, अच्छी झाड़ फूक की, कोई फ़र्क नहीं, वो कुत्ते की तरह चाऊं चाऊं कर रहा जैसे वो कुत्ता हो। अब कुछ देर पीटने के बाद इसके पिता को लगा इसकी बहुत पिटाई मैं कर चुका हूँ, अमूमन 2-4 झापड़ मारता हूँ ना, ये बेइज्जती महसूस करता है और खुद जवाब दे देता है। ये जवाब नहीं दे रहा, कल से कुछ गड़बड़ तो हुई है।
उसके पिता ने सीधा उसके दोस्तों को बुलाया, क्या हुआ वहाँ पर? दोस्त कह रहे कुछ नहीं हुआ, बस पागलपन सा सवार हो गया था आते वक्त। उस हवेली में गए, जब वापस आए इसने वो तौलिया बांध लिया था। कभी ये कह रहा मैं नहाऊंगा नहीं, बेल बॉटम गंदी पैंट पहन कर घूमा था हमारे साथ। तब उसके पिता को शक हो गया था, गड़बड़ तो हुई है, जैसा उसकी माँ कह रही है झाड़ फूक तो करवानी होगी। तब वो गांव के पास में एक बाबा थे, उसके पास ले गए, उसके बाद झाड़ फूक करने लगे। अब वहाँ वो बेवजह हरकतें कर रहा, जैसे सर हिला रहा, उस पर कोई भूत का साया हो। जैसे ही वो बाबा सवाल करता वो जवाब नहीं देता। अमूमन लोग जब जिस पर भूत प्रेत का साया हो, अब कई लोग होते हैं जिन पर भूत प्रेत का साया असल में होता है, कई के दिमागी बीमारी होती है। 99% दिमागी बीमारी ही निकलती है, 1% इंसान पर सच में भूत प्रेत का साया भी होता है। अब पहले तो बाबा ये समझने की कोशिश कर रहे थे कहीं इसका दिमाग ही तो नहीं हिल गया, मैं बेवजह भूत निकालने की कोशिश करता रहूं और इसकी जान ही निकल जाए, ऐसा भी नहीं करना था। वो पूछ रहे सवाल, अब वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा। वो बाबा को कह रहा पास आइए, जैसे बाबा पास आता वो सर मार देता। अब बाबा 2 बार यहाँ चोट खाने के बाद बाबा भी समझ गए थे ये पागल ही हो गया। अब इस पर भूत प्रेत का ये कैसा साया है कि जवाब नहीं देता। उन्होंने थोड़ी झाड़ फूक की, इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अगले दिन वो बिना कपड़ों के घर में घूम रहा। अब कई ग्राहक आए हुए थे दूध लेने के लिए, वो दूध देना चाहता था ऐसे बिना कपड़ों के। वो कह रहा ऐसे नेचुरल अच्छा लगता है, ज़्यादा आज़ादी होती है। अब वो बातें बिल्कुल सही कर रहा, अच्छे से प्यारी बातें कर रहा, माँ से प्यारी से बातें कर रहा, लेकिन बिना कपड़ों के। माँ शर्मा रही, घर में और भी कई लोग थे शर्मा कर जा रहे। उन्होंने काम वाली बाई रखी थी, वो भी भाग गई। अब बाकी सब कुछ ठीक, जैसे दिमाग ठीक हो गया हो, लेकिन ये कपड़ों वाली बात पर वो अड़ा हुआ। उन्हें लगा इस पर भूत प्रेत का साया है। अब उसके जो पिता थे उन्होंने पहले कंबल डालने की कोशिश की, कपड़े पहनाने की कोशिश की, वो कपड़े पहन नहीं रहा। फिर कंबल डाला, जैसे कंबल कुटाई की उसकी, फिर कंबल में लपेट कर बाबा के पास दोबारा ले गए। अब वो कहने लगे ये पागल होता है, हर रोज़ कुछ और करता है। बाबा समझने की कोशिश कर रहे। अमूमन वहाँ पर भूत प्रेत का साया होता है लोगों पर, ज़्यादातर पागल ही होते हैं, वैसे ही पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कुछ के घर में ऐसी हरकतें होती हैं, डिप्रेशन वाली घटनाएं होती हैं, लोग जानबूझकर नाटक करते हैं भूत प्रेत का। बाबा अब मानते थे ये नाटक कर रहा है, भूत प्रेत का साया नहीं लगता, ये नाटक कर रहा है। पिता भी समझा रहे नाटक करेगा क्यों, किस चीज़ की कमी है इसे, ये कहे तो सही कोई लड़की पसंद है, ये कहे मैं बात मानूंगा, ये कुछ कहता ही नहीं, बस हर रोज़ कुछ नया करने लगता है। अब बाबा को शक होने लगा कि जिस तरह से ये हर रोज़ कुछ नया करता है, कुछ अलग ही चीज़ तो नहीं जिसके बारे में मैं भी अच्छे से नहीं जानता। अब वो बाबा ने अपने भी एक गुरु से पूछा, जहाँ उसे ये पता लगा कि एक बला नाम की चीज़ भी होती है, बहुत कम होती है, जिस पर बला का साया होता है, भूत प्रेत की तरह ही होता है, बदलता हुआ। वो इंसान क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कोई नहीं जान सकता। वो उसका चेहरा, उसका शरीर भी बदलने लगता है। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि ये कैसी बला है, यानी कि समझ से ही बाहर, ये कैसी बला है। भूत प्रेत का साया समझ में आ जाएगा, वो ऐसी हरकतें करेगा, लेकिन ये जो बला होती है हर रोज़ क्या करती है समझ नहीं पाते। और कभी कभी कहते हैं कि शरीर में बदलाव आ जाते हैं। कई लोग, लड़के या लड़कियां, उनके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि कुछ लड़कियां जो खूबसूरत नहीं लगती, जब बला उनके ऊपर साया उसका आ जाता है वो खूबसूरत लगने लगती हैं। खूबसूरत लड़कियां बहुत भद्दी लगने लगती हैं जब उन पर बला का साया आता है। इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये बला की खूबसूरत है, यानी परियों की तरह वो लड़की को खूबसूरत भी बना देता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। जैसे ही वो बला का साया बदलता है, वो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, पता नहीं चलता। इसके बाद जो उसके पिता थे उन्होंने बाबा को पूरी कहानी बताई कि ऐसे वो एक हवेली में गया था, अंदर घूमा, वहाँ हुआ कुछ नहीं। अगले दिन अजीब अजीब हरकतें करना उसने शुरू कर दी। अब बाबा ने कहा ये बला का साया ही हो सकता है। उन्होंने पता किया था, एक पीपल के पेड़ पर कोई धागा बांधकर वहाँ कोई पूजा पाठ किए और उसके बाद वो आधा दिन वहाँ पर बेहोश रहा। अब आधा दिन बेहोश रहने के बाद वो उठा और बाबा ने कहा तुम जा सकती हो। वो लाल रंग का धागा उन्होंने निकाल कर एक कपड़े में लपेटा, बिना उनसे पैसे लिए कहा इसे पानी में कहीं भी बहा आना। पानी में बहने के बाद जहाँ पर ये जाकर रुकेगा बला वहाँ पर निकल जाएगी और इसके शरीर से बला दूर हो जाएगी। उन्होंने ऐसा किया। अगले दिन सत्येंद्र पूछ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा था। खुद पर हंस रहा था और दोस्त उस पर हंस रहे, घर आए लोग हंस रहे, लेकिन उन्होंने सबको यही कहा कि इस पर बला का साया था। कुछ लोग विश्वास कर रहे, कुछ विश्वास नहीं कर रहे।
लेकिन उसकी इज्जत की धज्जियां तोड़ चुकी थी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये बला क्या चीज होती है, इसीलिए कई मुहावरे भी बने हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।